हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। अब सपोज करो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। और ये कंटेनर में पूरा का पूरा क्या कंसीडर किया हमने, कोई भी लिक्विड हो सकता है ये, ठीक। ये है कोई भी लिक्विड। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, ये एक हमने क्या किए, स्फेरिकल बॉल लिए। इस पूरा का पूरा सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। और ये सॉलिड इसको स्फीयर को क्या किए, यहाँ पे हमने ये ऊपर से नीचे ऐसा छोड़ दिया। तो जैसे हम सॉलिड स्फीयर को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, ये सॉलिड स्फीयर क्या करेगा, धीरे 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 नीचे जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने बोले क्या है, लिक्विड है। और ये लिक्विड इसके ऊपर जब ये बॉल हमारा सॉलिड स्फीयर धीरे धीरे जब नीचे जाएगा, तो ये इसके बाजू बाजू पूरा का पूरा लिक्विड है। ये लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कौन सी होती है, हमने देखे थे इससे पहले ही। वो फोर्स को बोलते हैं हम विस्कस फोर्स, उसको डिनोट करेंगे हम एफवी से। ठीक है। कोई भी हम सॉलिड बॉल कंसीडर करेंगे, वो सॉलिड बॉल को सपोज करो कोई लिक्विड में हम जैसे ही ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद जो बॉल रहेगा हमारा या सॉलिड स्फीयर रहेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। या अब यहाँ पे ये जो हमने लिक्विड कंसीडर किया हुआ है, ये वाटर है। अब सपोज करो ये वाटर के बजाय अगर एयर भी रहेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या रहने वाला है, एयर रहेगा। और ये एयर में भी अगर यहाँ पे हम कोई जो है तो स्फेरिकल बॉल लेंगे, और वो स्फेरिकल बॉल को जैसे हम नीचे ड्रॉप करेंगे, वो स्फेरिकल बॉल धीरे-धीरे क्या होगा, हमारा नीचे जाएगा। नीचे तो जाएगा वो, लेकिन यहाँ पे आजू-बाजू पूरे क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है। वो एयर के मॉलिक्यूल्स को वो चीरता हुआ ऐसा नीचे जाएगा। ठीक है? मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है और ये हमारा सॉलिड का स्फीयर है, इनके बीच में क्या रहेगा हमारा। तो समझ में आ गया होगा, 2 अलग-अलग केस कंसीडर किए यहाँ पे। ये हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, सॉलिड स्फीयर कंसीडर किए, और ये सॉलिड स्फीयर को क्या किया हमने, कोई भी लिक्विड में क्या कर दिया, ड्रॉप करे। सपोज़ करो वाटर है, वाटर में जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये सॉलिड स्फीयर क्या होगा हमारा, धीरे-धीरे नीचे जाएगा। अब ये सपोज़ करो ये जो हमने लिक्विड कंसीडर किया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसी लेयर्स रहेंगे लिक्विड। यहाँ पे भी सेम ये क्या रहने वाले हैं, लिक्विड के लेयर्स रहेंगे। और ये लिक्विड के लेयर्स को चीरता हुआ ये क्या करने वाला है, हमारा सॉलिड स्फीयर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लिक्विड के लेयर्स रहने वाले हैं और ये जो सॉलिड स्फीयर रहेगा, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा हमारा, विस्कस फोर्स रहेगा। अब ये विस्कस फोर्स तो रहेगा, लेकिन विस्कस फोर्स कौन-कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मुझे ये बोलो, ये हमने एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, सपोज़ करो हम यहाँ पे एक दूसरा सॉलिड स्फीयर कंसीडर, ये दूसरा एक स्फीयर हमने कंसीडर की। अब यहाँ पे ये जो स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, ये छोटा है, मतलब इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है। मुझे ये बोलो आप, ये स्फीयर हमने कंसीडर किए, यहाँ पे जो विस्कस फ़ोर्स रहने वाला है वो, और ये विस्कस फ़ोर्स जो रहने वाला है वो, क्या ये दोनों भी सेम रहेंगे? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है चेंज रहेंगे। यहाँ पे जो विस्कस फ़ोर्स है वो कम हो जाएगा, इसके कंपेयर में, यहाँ की विस्कस फ़ोर्स के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडियस है स्फीयर का, ये छोटा है, स्मॉल है। रेडियस स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे जो विस्कस फ़ोर्स रहेगा सॉलिड और ये जो लिक्विड के लेयर्स है, उनके बीच में वो कम रहेगा। लेकिन ये केस में रेडियस ज़्यादा है, और रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पे जो विस्कस फ़ोर्स रहेगा हमारा, वो कैसा रहेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। मतलब ये कि जो विस्कस फ़ोर्स है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर पे। दूसरा और कहीं पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा हमारा वेलोसिटी। देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा जितने ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा, लिक्विड के लेयर्स और ये सॉलिड स्फीयर के बीच में जो हमारा विस्कस फ़ोर्स है, वो भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। मतलब ये कहीं के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा ये वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है? और ये कहीं के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, कि जो हमारा कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये कि जो हमारा विस्कस फ़ोर्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा है, विस्कस फ़ोर्स ज़्यादा रहेगा। जितना रेडियस ज़्यादा रहेगा, विस्कस फ़ोर्स उतना ही ज़्यादा रहेगा। कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड की जितनी ज़्यादा रहेंगी, विस्कस फ़ोर्स हमारा उतना ही मैक्सिमम मिलेगा हमें। मतलब ये कि हमारा विस्कस फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, और सी साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
मतलब ये कि अगर इसका स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना है, तो इसका स्टेटमेंट मैं कैसे लिख सकता हूँ? द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल स्फीयर क्या हो रहा हो, कोई भी मीडियम में क्या होने वाला है? फॉल होने वाला है। फॉलिंग थ्रू अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इसका रेडियस स्फीयर का ऑफ द स्फीयर और कहीं के ऊपर डिपेंड करेगा वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी स्फीयर की ही वेलोसिटी रहेंगी तो इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम वी से। थ्रू फ्लूइड थ्रू फ्लूइड और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको डिनोट करते हैं हम ईटा से ऑफ द फ्लूइड। तो ये तो होगा इसका स्टेटमेंट, लेकिन मुझे अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम? विस्कस फोर्स एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के मुझे इक्वल लगाना है, तो मैं यहाँ पे कैसा लिख सकता हूँ? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, इक्वल के साथ साथ क्या यूज करते हैं? हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हमने के यूज किया हुआ है और ये साथ में आ जाएगा ईटा आर वी। जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे हमने लिख दिया, ईटा को पहले लिख दिया और ये आर वी लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो के है हमारा, के क्या है? कांस्टेंट है और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिखेंगे हम v इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे जो कांस्टेंट के है हमारा उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करने वाले हैं हम? कितनी लेने वाले हैं? एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला याद रखना है। स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अगर सिर्फ एग्जाम में पूछा तो 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो स्टोक्स लॉ है ये यहाँ पे फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कुछ एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम। सपोज करो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोर की बिल्डिंग पे चले गए और वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग से हमने क्या किए? कोई पत्थर को छोड़े, ठीक है? 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे चले गए हम और वो ऊपर से हमने क्या किया? यहाँ पे एक स्टोन लिया और स्टोन को ऐसा ऊपर से हमने नीचे छोड़ा। देखो स्टोन जब इनिशियली रेस्ट पे रहेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 0 रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही स्टोन को हम छोड़ देंगे तो धीरे-धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होंगी? इंक्रीज़ होते जाएँगी, ठीक है? कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होंगी वो। तो इंक्रीज़ होते जाएँगी, इंक्रीज़ होते जाएँगी, इंक्रीज़ होते जाएँगी और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे सपोज़ करो नीचे हमारी कार खड़ी हुई है, तो कार पे जैसे ही ये पत्थर हमारा गिरेगा, तो कार तो हमारी टूट जाएँगी। ठीक है? कार क्या हो जाएँगी? टूट जाएँगी या किसी के सर पे गिरेगा तो सर तो फूट जाने को होना था। या सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट है या गारपीट हम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? गारपीट जो ऊपर से नीचे गिरता है आसमान से, बारिश के दिनों में। ये गारपीट जैसे ही ऊपर आसमान से नीचे आएगा, इनिशियली इसकी भी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 0। और जैसे ही ऊपर से नीचे, नीचे, नीचे आते जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होते जाएँगी? इंक्रीज़ होते जाएँगी, इंक्रीज़ होते जाएँगी और जैसे ही अर्थ पे टकराएगा तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से वो हिट करेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? जैसे ही गारपीट हमारी कोई व्हीकल के ऊपर या हमारे सर के ऊपर गिरता है तो सर हमारा फूट जाता है क्या? नहीं, क्यों नहीं फूटता है? वो इसलिए नहीं फूटता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होते जाएँगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसकी वेलोसिटी कब तक भी जो है तो इंक्रीज़ ही होती चली जाएँगी। ठीक है? वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होते जाती है, इंक्रीज़ होते जाती है, इंक्रीज़ होते जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है
और उसके बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होती है और यही कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे आता है। तो ये वेलोसिटी जो हमारी कांस्टेंट हो जा रही है, उसके बाद इंक्रीज़ नहीं हो रही, वही वेलोसिटी को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एयर है। एयर है बोले भी तो क्या है हमारा ये फ्लूइड है। तो ये ऑब्जेक्ट जब हमारा जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो फ्लूइड से जब नीचे, नीचे, नीचे आते जाएगा, उसकी वेलोसिटी हमने बोले धीरे, 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 धीरे क्या होती जाएँगी? इंक्रीज़ होते जाएँगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और वही मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फिर नीचे आना स्टार्ट होता है। तो वही जो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसी को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। अगर यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनिशन लिखना है, तो देखो डेफिनिशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनिशन क्या आ जाएँगी? द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी falling through a viscous liquid is called as is called as terminal वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारा हमारा कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आएगा, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड। अब देखो ये एयर हमने कंसीडर किए थे, ठीक? तो एयर भी क्या है हमारा? एयर भी हमारा फ्लूइड ही है। या जो है तो सपोज़ करो एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम पानी में छोड़ दिए। तो पानी में छोड़ेंगे तो भी हमारा ऑब्जेक्ट हमारा धीरे-धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएँगी, इंक्रीज़ होते जाएँगी और एक टाइम ऐसा आएगा, वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होता जाएगा, नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएँगी एक पॉइंट पे आने के बाद। वही वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करना है हमें टर्मिनल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे सपोज़ करो हमने क्या किए, एक कंटेनर कंसीडर करना है हमें, ये कंटेनर कंसीडर किए और वो कंटेनर में हम कंसीडर करेंगे कोई लिक्विड। हम यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये स्फीयर कंसीडर किया हमने, स्फीयर को जैसे ही हम छोड़ेंगे, तो स्फीयर हमारा ये लिक्विड में क्या होगा, धीरे-धीरे नीचे जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएँगी, कांस्टेंट हो जाएँगी और वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होने वाला है, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे कौन-कौन से फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फोर्स कौन-सा एक्ट करने वाला है, उसका वेट, ठीक है? और वो जो वेट रहेगा, उसी को बोलेंगे हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद और यहाँ पे कौन-सी फ़ोर्स लगेंगी? देखो ऑब्जेक्ट जब हमारा नीचे-नीचे जाते जाएगा, तो वहाँ पे ये जो हमारा लिक्विड के लेयर्स है और ये स्फीयर है, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा और वो फ्रिक्शन ही क्या प्रोड्यूस करता है हमारा विस्कस फ़ोर्स प्रोड्यूस करेगा। विस्कस फ़ोर्स किधर एक्ट होने वाली है हमारी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। विस्कस फ़ोर्स को डिनोट करते हैं हम एफवी से। अब यहाँ पे मुझे ये बोलो कोई भी हमने लिक्विड कंसीडर किए और उसमें क्या करते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे सपोज़ करो यहाँ पे एक हमने बॉक्स ले लिए या लकड़ी ले ली। जैसे ही हम वाटर में लकड़ी को डालते हैं वो लकड़ी डूब नहीं जाती है। लकड़ी की ल तो लकड़ी को जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे वाटर के ऊपर, वो लकड़ी डूबती नहीं है। और लकड़ी को हम अगर दबाएँगे, तो हमें ऐसा लगता है कि नीचे से वाटर क्या कर रहा है उसके ऊपर फ़ोर्स लगा रहा है, अपथ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है? मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर ऑर्गिक फ़ोर्स एक्ट होती है और वो फ़ोर्स कौन-सी रहती है हमारे पास? अपथ्रस्ट एक्ट होती है और अपथ्रस्ट किधर एक्ट होगा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? 3 फ़ोर्सेस रहेंगे, एक रहेगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा रहेगा विस्कस फ़ोर्स ऊपर क्यों लग रही है? क्योंकि हमें मालूम है ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है हमारा? नीचे जा रहा है। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फ़ोर्स किधर एक्ट होती है कभी भी? जो डायरेक्शन में फ़ोर्स रहेगा उसके अपोज़िट डायरेक्शन में। और यही जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स है उसी को बोल रहे हैं हम क्या है ये? विस्कस फ़ोर्स है। उसके बाद हमने बोले कोई भी हम वाटर कंसीडर करेंगे, वाटर में जैसे हमने लकड़ी लिए, लकड़ी लेंगे तो डूबेंगे नहीं वो, उसके ऊपर अगर आप उसको हाथ से फ़ोर्स भी लगाएँगे और नीचे ढकेलेंगे भी, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वाटर क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा है ऊपर की जानिब। वही जो फ़ोर्स रहती है, उसी को बोलते हैं हम अपथ्रस्ट, ठीक है?
तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस एक्ट होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन आर। कौन-कौन से फोर्सेस रहेंगे? टोटल 3 फोर्सेस है। सबसे पहले रहेगा विस्कस फोर्स, ठीक है? सबसे पहले कौन-सा है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को डिनोट करें हमने एफ.वी से। कितना रहता है वो? 6 पाई ईटा आर.वी। सेकंड फोर्स कौन-सा रहेगा हमारे पास? वेट की वजह से। क्या रहेगा वो? वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ स्फीयर। वेट ऑफ स्फीयर को कैसे डिनोट करे हमने? एफ.जी से, और वो एफ.जी हमारा किसके बराबर रहेगा? एफ.जी वेट किसके बराबर रहता है हमारा? एम.जी के बराबर, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसके बराबर रहता है हमारा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। यहाँ पे जो डेंसिटी रहेंगी लिक्विड की वो कैसे डिनोट करेंगे हम? रो से। उसके बाद ये जी रहेगा एज़ इट इज़। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आ गया रो, और साथ में आ गया हमारे पास जी। थर्ड फोर्स कौन-सी है यहाँ पे? थर्ड फोर्स रहेंगी अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को कैसे डिनोट करें हमने? अपथ्रस्ट फोर्स को एफ.यू से डिनोट करें, और ये एफ.यू हमारा किसके बराबर रहेगा? ये जितना हमारे पास वेट रहेगा, वही वेट के बराबर क्या रहता है हमारे पास? जैसे यहाँ पे, ये जो हमने लकड़ी कंसीडर किए थे, ये लकड़ी का जितना वेट रहेगा, उतना ही यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट रहेगा। मतलब ये कि एफ यू इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सिर्फ़ ये डोन डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसकी थी हमारे पास? देखो यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें लेना है हमें। यहाँ पे ये रो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी ऑफ, ठीक है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और यहाँ पे दूसरी जो सिग्मा डेंसिटी कंसीडर करने वाले हैं हम, वो रहेगा हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है? थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे। ये है डेंसिटी हमारा स्फीयर, और ये है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है? ऊपर फ़ोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगी, वो डेंसिटी किसकी लेंगे हम? लिक्विड की लेंगे, और ये आ जाएगा हमारा जी। यहाँ पे जो वेट रहे लिखे थे हमने, वेट mg, यहाँ पे जो वेट है ये किसका वेट है? स्फीयर का है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी रहेंगी वो किसकी रहेंगी? स्फीयर की रहेंगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या बोले थे, ध्यान से देखो, जब ये ऑब्जेक्ट स्फीयर हमारा धीरे-धीरे नीचे जाएगा बोले थे हमने, उसकी धीरे-धीरे वेलोसिटी क्या होती जाएँगी? इंक्रीज़ होते जाएँगी, और एक टाइम बाद में ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएँगी? कांस्टेंट हो जाएगी, और वही कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा? नीचे आना स्टार्ट होगा। और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसी को क्या बोले थे हमने? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट को जैसे हम ड्रॉप करेंगे ऊपर से नीचे, ऑब्जेक्ट की धीरे-धीरे क्या होंगी? वेलोसिटी इंक्रीज़ होते जाएँगी। जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ होते जाएँगी, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वही कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आएगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट हमारा अटेन करेगा, तो ये टोटल अपवर्ड फ़ोर्स और टोटल डाउनवर्ड फ़ोर्स ये क्या हो जाते हैं हमारे? बैलेंस हो जाते हैं। टोटल अपवर्ड और टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ़ोर्सेस है वो बैलेंस हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, तो वो सिनेरियो में हमारा टोटल अपवर्ड फ़ोर्स किसके बराबर रहेगा? टोटल डाउनवर्ड फ़ोर्स के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, टोटल डाउनवर्ड फ़ोर्स इज़ इक्वल टू टोटल अपवर्ड फ़ोर्स। टोटल डाउनवर्ड फ़ोर्स क्या है हमारा? टोटल डाउनवर्ड फ़ोर्स है हमारा वेट ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू टोटल अपवर्ड फ़ोर्स। यहाँ पे 2 है। कौन-कौन से है वो? वो है विस्कस फ़ोर्स, प्लस दूसरा कौन-सा फ़ोर्स है यहाँ पे? अपथ्रस्ट, या बॉयन फ़ोर्स भी लिख सकते हैं आप। वेट कितना लिए हमने यहाँ पे? डायरेक्ट ऊपर फ़ॉर्मूले लिखे हुए हमने, 4/3 पाई आर क्यूब,
रो इंटू जी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स कितना है हमारा 6 पाई ईटा आर वी प्लस अब थ्रस्ट कितना है हमारा 4/3 ये आ गया पाई आर क्यू और यहाँ पे डेंसिटी क्या लिए हुई है हमने सिग्मा और ये साथ में आ गया जी। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से एक्चुअल में हमें मालूम करना है वी, वेलोसिटी मालूम करना है। तो वेलोसिटी के साथ के जितने भी टर्म्स हैं उसको एक-एक से हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये टर्म हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये एज़ इट इज़ रहेगा और उसके माइनस में ये आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बचेगा 6 पाई ईटा आर वी इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक साइड में बच गया 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस क्योंकि ये इधर चला गया, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ चेंज है हमारे पास रो और सिग्मा। बाकी पूरा का पूरा सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में बचा 6 पाई ईटा आर वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब जी। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये आ गया रो, ये माइनस साइन एज़ इट इज़ और यहाँ पे बच गया हमारे पास सिग्मा। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें मालूम क्या करना है, वेलोसिटी मालूम करना है, तो उसके साथ वाले जितने भी सिम्बॉल्स दिख रहे हैं ये, उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलेगा टर्मिनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा 6 पाई ईटा आर मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट करेंगे इधर तो कहाँ जाएगा ये? डिवाइड में जाएगा और ये आ गया 6 पाई ईटा और ये आ गया आर। अब देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले ये नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। ये नंबर्स कैसे है यहाँ पे देखो, ये नंबर्स है हमारे ऐसे 4/3 और इसके डिवाइड में हमारा 6 मतलब ये कैसा है? ये हमारा 4/3 इंटू 6 इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना होगा 4 6 3 ज़ा 18 इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 तो ये आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे कुछ कैंसल कर सकते हैं क्या हम? ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसल। ये आर क्यूब में से एक आर और ये आर कैंसल। तो क्या बचा? यहाँ पे बच गया हमारे पास v इज़ इक्वल टू ये नंबर्स को सॉल्व करें तो क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 9 ऊपर क्या बचा हमारे पास? आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास ईटा। यही हमारे पास फॉर्मूला है किसके लिए? ये आ गया फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है? इसी को क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ गया। यही हमें मालूम करना था। तो ये टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है और दूसरा टॉपिक देखेंगे आगे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए यहाँ पे एक पाइप कंसीडर करेंगे हम, जिसका एरिया अलग-अलग है। सपोज़ करो यहाँ पे ये एक पाइप हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? और ये पाइप का एरिया यहाँ पे ध्यान से देखो कैसा है, अलग-अलग है। ये यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करेगा ये ओपन एंड का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये रिप्रेज़ेंट करेगा ये एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 अलग-अलग सेक्शन हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है? सपोज़ करो यहाँ पे ये एक सेक्शन हम कंसीडर करेंगे। ये जो सेक्शन है, इसका एरिया कितना है हमारे पास? A1 है और इसका नाम है EFGH ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन हम कंसीडर करेंगे ये वाला, ठीक है? जिसका एरिया रहेगा A2 और ये सेक्शन का नाम क्या है? PQRS देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है कि कोई भी पाइप अगर हम कंसीडर करेंगे, अगर उसका एरिया वाइड और स्मॉल है क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से एरिया अलग-अलग है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे कैसा एरिया कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है कि कोई भी फ्लूइड अगर कोई पाइप में से पास होगा और वो पाइप का एरिया अलग-अलग है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो ये एरिया कैसा दिख रहा है हमें लार्ज एरिया दिख रहा है और ये स्मॉल एरिया दिख रहा है। तो जब यहाँ से फ्लूइड हमारा एंटर करेगा,
और इंटर होके वो कहाँ से जाएगा पहले एरिया ए1 में इंटर होगा और वो एरिया ए1 से इंटर होके बाद में कहाँ पे पहुँचेगा एरिया ए2 में जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो ये एरिया हमें कैसा दिख रहा है? स्मॉल दिख रहा है, ये एरिया कैसा दिख रहा है? लार्ज दिख रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में पूरा अगर एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों का एरिया कैसा रहता है? सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो यहाँ पे ये जो एरिया ए1 है यहाँ पे लिक्विड पास होगा, यहाँ से कहाँ पे आएगा? एरिया ए1 में आएगा और एरिया ए1 में जो वॉल्यूम रहेगा लिक्विड का सपोज़ करो वो कितना है हमारे पास 1 लीटर है। यहाँ पे कितना आ गया लिक्विड हमारे पास 1 लीटर आया। 1 लीटर के बाद ये आगे पास होगा और आगे पास होने के बाद कहाँ पे एंटर होगा वो एरिया ए2 में एंटर होगा। फिर एरिया ए2 से क्या होगा वो बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ लिक्विड रहेगा सपोज़ करो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जब वॉल्यूम आएगा हमारे पास ये एरिया में भी वॉल्यूम कितना आएगा वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो रहेगा जैसे यहाँ पे 1 लीटर है तो यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे भी ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे भी कितना रहेगा 1 लीटर ही रहेगा। वो वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये वाइड एरिया है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है फ्लूइड की वो कैसी रहती है? स्लो रहती है और जो नैरो एरिया रहेगा वहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी वो कैसी रहती है? वो फ़ास्ट रहती है। यहाँ पे स्लो लिक्विड फ्लो होगा तो यहाँ पे जो लिक्विड का वॉल्यूम रहेगा वो अगर 1 लीटर है तो यहाँ पे जब लिक्विड फ्लो होने वाला है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी और मैक्सिमम वेलोसिटी रहने की वजह से ये दूर तक जाएगा। ठीक है? और उसके वजह से जो एरिया रहेगा हमारे पास, उसके वजह से जो वॉल्यूम मिलेगा हमें यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 1 लीटर ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। तो इसका स्टेटमेंट क्या आ गया? द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होने वाला है वो फ्लूइड कैसा रहेगा? इनकम्प्रेसिबल रहेगा और अ स्टेडी फ्लो। और ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कौन सा रहेगा? स्टेडी फ्लो रहेगा, स्मूथ रहेगा। स्टेडी फ्लो है इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैसी रहेंगी? हमेशा हमारी सेम ही रहेंगी। या ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम रहेंगी। ये कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम रहेंगे। देखो पॉइंट अलग-अलग है तो वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कोई भी अगर एक पॉइंट हम देखेंगे गिवन पॉइंट, सपोज़ करो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो हमेशा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ही रहेंगी। यहाँ पे 5 मीटर भी हो सकती है, 6 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर 6 है तो हमेशा 6 ही रहेंगी। और यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे अगर 10 है, तो यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी कैसी रहेंगी? 10 ही वेलोसिटी है। मतलब कोई भी गिवन फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर हमेशा वेलोसिटी कैसी रहेंगी हमारी? सेम ही रहेंगी। अगर दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है कि कोई भी स्टेडी फ्लो में जो हमारा वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड रहेगा, कैसा रहेगा हमारा? थ्रू आउट फ्लो सेम रहेगा। अब देखो ये जो हमने डायग्राम कंसीडर किए हुए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या बताया, 2 एरिया अलग-अलग कंसीडर किए हुए हैं, 2 सेक्शन कंसीडर किए हुए हैं। ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसका एरिया कितना है हमारे पास? A1 है। सेकंड एरिया हमारे पास कितना है? A2 है। अब हमने क्या बताया यहाँ पे कि ये वाइडर एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी और ये जो स्मॉलर एरिया है, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी, ये दोनों वेलोसिटी सेम नहीं रहेंगे। दोनों वेलोसिटी क्या हो रहेंगे हमारे पास? डिफरेंट रहेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहने वाली है वो V1 रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेंगी? वेलोसिटी V2 रहेंगी। अब यहाँ पे ये बताना है हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर हमें बताना है, हमारे पास स्पीड का फ़ॉर्मूला क्या था? स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। अगर यहाँ से मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस डी डेल्टा x इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? V इंटू डेल्टा t मिलेगा।
सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मुझे बताना है तो वो क्या मिलेगा हमें v1 डेल्टा टी मिलेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें v2 डेल्टा टी। यहाँ पे v1 v2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी a1 की और वेलोसिटी एरिया a2 की। अब मुझे अगर यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देखो ये जो सेक्शन A1 हमने कंसीडर किया हुआ है, वो सेक्शन A1 में अगर मुझे वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल V से और वॉल्यूम कैपिटल V इज़ इक्वल टू क्या रहता है? तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि गिवन टाइम में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ये कि यहाँ पे जो 1 सेकंड में जो वॉल्यूम रहेगा और यहाँ पे जो 1 सेकंड में वॉल्यूम रहेगा, वो हमेशा कैसा रहता है? सेम ही रहता है। मतलब ये कि यहाँ पे जो टोटल मास रहेगा और यहाँ पे जो टोटल मास रहेगा, हमेशा वो कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब यहाँ पे ये बता सकते हैं हम, मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन ई, एफ, जी, एच इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? ये मास के। मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन पी, क्यू, आर, एस, ये दोनों का जो मास रहेगा, वो कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मास का फ़ॉर्मूला हमें मालूम है, मास इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मास कितना रहेगा? मास की वैल्यू रहेगी डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो एरिया यहाँ पे फर्स्ट क्या कंसीडर किया हुआ है हमने? ध्यान से देखो डायग्राम में, एरिया कितना है? A1 है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? ये है V1 डेल्टा टी इज़ इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन PQRS। सेक्शन PQRS का जो हमने एरिया कंसीडर किए थे वो कितना था? A2 था। सबसे पहले लिखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम? वॉल्यूम की जगह पे लिख रहे हैं हम एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है? तो ये आ गया एरिया A2, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इसको देंगे हम इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे कुछ कैंसल होता है तो कैंसल कर देंगे हम। क्या-क्या कैंसल होता है यहाँ पे? ये डेंसिटी कैंसल हो जाएगा। डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सिर्फ़ हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बच गया हमारे पास A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये कि एरिया A1 A2 सेम रहेगा, V1 V2 सेम रहे, मतलब ये दोनों भी वैल्यू कैसी हमारे पास? सेम है। मतलब ये बता सकते हैं हम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज़ इक्वल टू कैसा मिलेगा हमें? कभी भी कांस्टेंट मिलेगा। और ये यहाँ पे जो AV है, ये AV क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये रहेगा हमारे पास AV। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है, इसका मतलब AV इज़ इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम? डीवी, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। डीवी क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वॉल्यूम। डीटी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे चेंज इन टाइम। यहाँ पे डीवी डिवाइडेड बाय डीटी ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है हमारा? क्वांटिटी। डीवी डिवाइडेड बाय डीटी ये रिप्रेजेंट करने वाला है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक है? और इसी को क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम फ्लक्स, FLUX। और ये जो क्वांटिटी रहेंगी रो डीवी बाय dt इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय dt, इसको बोलेंगे हम मास फ्लक्स। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फिनिश हो गया है। ठीक है? यहाँ पे हम रुक जाएंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो अगले लेक्चर में देखेंगे हम। थैंक यू।